अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हुसनैन तुफैल और आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम एक सीरीज़ तैयार करने जा रहे हैं। जैसे मैंने 9th क्लास की सीरीज़ बनाई हुई है यूट्यूब पे, तो आज से हम 10th क्लास की वीडियोज़ का भी सिलसिला जो है ना वो शुरू करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आप यहाँ पे जो आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे उसमें आपको जैसा क्लास में होता है आपको बुक से जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs वगैरह अंडरलाइन करवाए जाते हैं, बजाय इसके कि मैं एक पूरा लेक्चर आपको डिलीवर कर दूं और फिर आपको पता ना हो कि हमने इसको तैयार कैसे करना है। तो आपको इंशाल्लाह एंड पे आपकी स्क्रीन पर ही आपकी बुक का पेज होगा और आप उसके ऊपर से देख के अब शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs इम्पॉर्टेंट जो होंगे और कैसे किसी आर्टिकल को अगर वो लाएंगे तो कैसे लिखना है, ये इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताया जाएगा। दूसरी इस वीडियो में अहम बात ये है कि ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों मीडियम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ना वो बेहतर होगी और आप दोनों इसको इजीली समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स का, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जी, जो हमारा मेन आर्टिकल है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत है वाइब्रेटरी मोशन को समझने की। तो मैं यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन पहले करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है जी, या इसे हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन से मुराद ये होता है कि किसी जिस्म की टू एंड फ्रो मोशन। अब ये टू एंड फ्रो का क्या मतलब है, आगे पीछे। जब एक जिस्म अपनी मोशन को बार बार किसी पॉइंट के गिर्द दोहराता है तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी। जैसे ये एक रस्सी के साथ एक पत्थर के टुकड़े को बांध दे और उसको ऐसे लटका के आप ऐसे पकड़ के छोड़ दें। जब आप छोड़ेंगे इसको तो ये क्या करेगा, ये इसकी जो पहली पोजीशन थी इसके गिर्द क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वाइब्रेट मतलब ये अपनी मोशन को बार बार इस पॉइंट के गिर्द दोहराएगा, ठीक है जी। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। लेकिन क्या ये जो फ़ैन होता है ये इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है? क्योंकि फ़ैन भी तो अपनी मोशन को बार बार दोहरा रहा होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फ़ैन है ना इसकी एक ही तरफ रोटेशन हो रही होती है। बेशक ये दोबारा उसी जगह से गुजरता है और अपनी मोशन को बार बार उसी तरह से दोहराता है, लेकिन इसकी जो रोटेशन है वो एक तरफा है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि ये पहले आगे की तरफ जाता है फिर ये पीछे की तरफ आता है। तो हमने कहा है कि वाइब्रेटरी मोशन है टू एंड फ्रो, किसी जिस्म की आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन को। अब इसी पत्थर को अगर आप ऐसे एक ही तरफा घुमाते जाएंगे तो इसकी मोशन को वाइब्रेटरी नहीं कहेंगे। ये तब वाइब्रेटरी होगी जब ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ठीक है। अपनी मोशन को जो है ना वो आगे पीछे दोहराएगा किसी एक मखसूस पॉइंट के। उम्मीद है आपको वाइब्रेटरी मोशन का थोड़ा सा पता चल गया होगा। अभी चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। तो वाइब्रेटरी मोशन की कोई भी किस्म ले लें, अगर किसी किस्म में ऐसा होता है कि ये जो जिस्म वाइब्रेटरी मोशन पर अमल पैरा है उसका किसी भी मीन पोजीशन से, जिस पॉइंट के गिर्द ये चक्कर लगा रहा है ना, उससे डिस्प्लेसमेंट के उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर उसकी जो है ना वो मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है ना ये पहचान ज़हन में रख लें कि इसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये जो जिस्म की वेलोसिटी में चेंज आ रही है ना, ये जितना आप उसको मीन पोजीशन से दूर ले जाते जाएंगे ये चेंज भी बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा आप दूर लेके जाएंगे उतनी ही चेंज बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं ज़रा आप इस शक्ल की तरफ देख के बता सकते हैं कि
अगर मैं इस जो है ना वो गेंद को उठा के या इस पत्थर को जो धागे के साथ हमने बांधा हुआ है मगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी में चेंज भी ज़्यादा आएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है जी। तो वाइब्रेटरी मोशन की ऐसी किस्म जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा फासला कर दें वेलोसिटी में चेंज भी उतनी ही ज़्यादा हो, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन एक बात की और है, इसमें एडिशन कर लेनी है, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है जी। ये नेगेटिव का साइन जो है ना वो बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। अब जब डिस्प्लेसमेंट आपने बाहर की तरफ ली है तो फिर एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट, मतलब किधर को, अंदर की तरफ। तो यही डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि अगर कोई जिस्म जो कि वाइब्रेटरी मोशन पर अमल कर पा रहा है, अगर उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन की, तो फिर इस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी जिस्म की मोशन को सिंपल हार्मोनिक साबित करो तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, बस ये जहन में बिठा लें। तो आज हम एक जो आपका पहला आर्टिकल है इसमें हम मैस और स्प्रिंग की मोशन को ये साबित करने जा रहे हैं, यानी उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। चीज़ को मैं यहाँ पे साइड पे करके लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले, हमें याद रहे कि हमने साबित क्या करना है। हमने ये चीज़ साबित कर रही है, जो ही हम ये साबित कर लेंगे तो हमारा जो है ना वो आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको लिखना कैसे है ये आपको मैं एंड पे हाईलाइट करवा दूंगा। चलें जी, तो मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है जी, मैस स्प्रिंग सिस्टम। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित करें। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ही करनी है, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या है? मैस स्प्रिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एक हमने स्प्रिंग लिया हुआ है और उसके साथ हमने एक मैस बांधा हुआ है, एक जिस्म बांधा हुआ है जिसका मैस है m, और उसको किसी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर हमने रख दिया हुआ है, उसकी टेबल वगैरह के ऊपर हमने रख दिया हुआ है। और ये जो सरफेस है जिस पे हमने रखा हुआ है ये फ्रिक्शन लेस है, मतलब इसमें फ्रिक्शन ना होने के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कोई भी बॉडी टोटली फ्रिक्शन लेस इस यूनिवर्स में नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैस है ये फ्रिक्शन लेस हमने ये टेबल पर रख दिया हुआ है। फ्रिक्शन लेस से क्या मुराद है? जिसकी फ्रिक्शन ना होने के बराबर हो, बहुत कम हो। अच्छा, अब हमने करना ये है कि इसको वाइब्रेटरी मोशन में लाना है, क्योंकि हमने इसकी वाइब्रेटरी मोशन को कौन सी मोशन प्रूव करना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी। जब हम इसको यहां से खींच के, लेट्स सपोज दैट के जब हम इसको यहां से खींच के इस पॉइंट ए पर लेके गए, ये जो पहली वाली इसकी पोजीशन है इसको हमने सपोज दैट के ओ कह लिया, और ओ से उठा के हम इसको लेके गए हैं कहां पे? ए पे। जब आप इसको यहां पे ला के रखेंगे तो आप ये फील करेंगे कि ये जो बॉडी है ये आपके हाथ पर एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये चाहता है किधर चला जाए? दोबारा ओ पे चला जाए। अच्छा, अब चूंकि ये जिस्म उस फोर्स की वजह से ये इस पॉइंट ओ की तरफ आना चाहता है जो इसकी पहले वाली पोजीशन थी, यानी कि ये अपनी मोशन को, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है। अब रिस्टोर का क्या मतलब है? दोबारा पहले वाली जगह पे लाना। जैसे मोबाइल में कोई फॉल्ट आ जाए तो हम उसको सेटिंग में जाके रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर से क्या मुराद है कि जो इब्तदाई कंडीशन थी उसकी दोबारा उसी में आ जाए। तो इसकी इब्तदाई कंडीशन क्या थी कि ये ओ पर रेस्ट में था। अब ये जो फोर्स इस पर अमल कर रही है ये दोबारा इसको ओ पर लाना चाहती है, यानी इसको ये दोबारा इब्तदाई कंडीशन में लाना चाहती है। तो इसलिए हम इस फोर्स को नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स।
ठीक है जी। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको क्यों कहा, क्योंकि ये दोबारा इसको पहले वाली जगह पे ले जाना चाहती है। रीस्टोर करने का मतलब क्या है कि दोबारा पहले वाली पोजीशन में लेके आना। चूंकि ये फोर्स यही काम कर रही है इसलिए हम इस फोर्स को नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और ये इस पॉइंट O की तरफ अमल कर रही है। हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है जी। हम अब इसको छोड़ देंगे बॉडी को। जब हम इसको छोड़ेंगे तो होगा ये कि ये इस तरफ आना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता O की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये O पर आके रुक जाएगा? क्या ये वहां पर रुक पाएगा O पर आके? तो ये इस पॉइंट O पर आके नहीं रुक पाएगा। ये क्यों नहीं ठहर पाएगा? क्योंकि इसमें इनर्शिया मौजूद है। हर चीज के अंदर इनर्शिया है, और अगर कोई भी जिस्म जो है ना वो मूवमेंट में है तो इनर्शिया की वजह से वो चाहता है मूवमेंट में ही रहे। ये प्रॉपर्टी है, 9th क्लास में पढ़ी हुई है आपने, मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि ये रीस्टोरिंग फोर्स पैदा क्यों हुई थी। रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई थी इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग की वजह से, खिंचाव की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई थी। लेकिन अब चूंकि खिंचाव यहाँ पर आके जब बॉडी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आके चूंकि खिंचाव खत्म हो जाएगा इसका, और इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा भी नहीं, तो अब फिर ये आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, और जूं-जूं ये आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा स्प्रिंग दबना शुरू हो जाएगा। मतलब अब खिंचाव नहीं हो रहा, अब स्प्रिंग दब रहा है। तो अब चूंकि स्प्रिंग दब रहा है तो इसकी वजह से अब ये रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ हो जाएगी। आप इस सारी डिस्कशन से देख रहे हैं कि फोर्स हमेशा किस तरफ है, अंदर की तरफ है, इनर साइड पे मीन पोजीशन की तरफ है। और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचेंगे ये फोर्स भी बढ़ती जाएगी। ये आप एक्सपेरिमेंटली इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है जी। और सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया हुक ने, ठीक है जी। हुक से एक साइंटिस्ट था हुक, तो उसने एक लॉ दिया। ये हुक्स लॉ के मुताबिक जो है ना वो इस फोर्स को डिफाइन किया जा सकता है कि ये जो फोर्स है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है जी। यानी कि ये चीज है। तो अगर हम इसको देखें तो F इज इक्वल टू -kx बन जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें और बराबरी में चेंज करें तो साथ में एक कांस्टेंट आता है। इस चीज को, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हुक का कानून, हुक्स लॉ, ठीक है जी। तो हुक जो था ना ये एक साइंटिस्ट था, और उसने ये हमें बताया था कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ है, और इसी को हम बोलते हैं हुक का कानून। और ये इक्वेशन हमारे पास है, एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम इसी को लेके, असल में हमारा टारगेट क्या है आपके ध्यान में होना चाहिए कि हमारा टारगेट ये है, हमने प्रूव करवाना है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इस हुक के लॉ का सहारा लेंगे और न्यूटन के सेकंड लॉ का सहारा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये के के बारे में बताता हूँ। ये के जो है ना, ये इसका फार्मूला अगर देखें तो के कैसे निकाला जा सकता है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो के की वैल्यू ये -f/x आ जाएगी। इस के को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो के है ना ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने से आया है। अब इसको नया नाम भी हम दे सकते हैं, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, इसका जो इन्हिसार है ना ये स्प्रिंग के सख्तपन पर भी होता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पर होता है इसका इन्हिसार, ठीक है जी। खैर ये तो के बारे में कुछ बात ही, हम आते हैं असल आर्टिकल की तरफ। तो हम इस इक्वेशन को कोई नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, या फिर बुक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है ना वो ले सकते हैं। अब हम न्यूटन का दूसरे कानून का सहारा लेंगे। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें पता है F इज इक्वल टू ma, लिहाजा हम इस F की जगह पे क्या लगा सकते हैं, ma। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ma इज इक्वल टू -kx, ma इज इक्वल टू -kx। अच्छा, आपको लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, a, राइट साइड पे x। इधर राइट साइड पे x है, माइनस है,
और ये m इधर आ रहा है, तो हम क्यों ना अकेला a को इधर लेफ्ट साइड पे कर लें और ये जो m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -kx/m। इसको k/m अकेला करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखा ये तो काम आप पहले कर चुके हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को जब ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आता है, लेकिन आज एक नया काम आप करने जा रहे हैं जो कि आगे अगली क्लास में भी आपने करना है कि जो ही हम इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करना तो फिर उसका उलट नहीं होगा। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट लेके आ रहे हैं, और अगर हम इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट खत्म करने पड़ेंगे। अब इस इक्वेशन में देखें कांस्टेंट कौन कौन है, k तो ऑलरेडी हमें पता कांस्टेंट है तो k भी खत्म हो जाएगा और m भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता, तो m तो चेंज नहीं होगा, मास तो चेंज नहीं होगा इस बॉडी का, लिहाजा ये दोनों ही कांस्टेंट है, k भी और m भी। तो जब हम इस a को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करेंगे तो k भी खत्म, m भी खत्म, और ये देखिए जी हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन के आ चुका है कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, हमने मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया है कि स्प्रिंग मास सिस्टम की जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगे कि बुक में जो है ना वो बड़ी आगे पीछे करके इस आर्टिकल को लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसकी एक्सप्लेनेशन में जो मैं बोल के बता चुका हूँ आपको, जो मैंने लेक्चर के दौरान बातें बोली हैं, ये सारी इसकी वजाहत आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, अब इस आर्टिकल को अरेंज कैसे करना है आपने, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि मैंने कहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की किसी भी टाइप के बारे में कहा जाए कि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित करो तो सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। लिहाजा आज हमें कहा जा रहा है कि मास स्प्रिंग सिस्टम की जो है ना वो मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव करो, तो हाँ आज हम सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है ना वो एक्सप्लेनेशन की आप हेडिंग बना सकते हैं, और जैसे बुक पे लिखा हुआ है सीधा सीधा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो जो हिस्सा मैंने हाईलाइट किया हुआ है वैसे आपने लिख देना है। अब एंड तक इस इक्वेशन तक लिखने के बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है ये फॉरन डेफिनेशन के बाद भी बनाई जा सकती है, और ये काम आप एंड पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x तक का ये जो काम है, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म को एंड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले डिफाइन लिखने के बाद आप एक्सप्लेनेशन पहले भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा जैसे बुक वालों ने तरतीब बनाई हुई है ना वैसे ही लिख दें। उम्मीद है आप सबको ये आर्टिकल बड़े अच्छे से समझ आया हुआ होगा, और आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अगर आप कोई लेक्चर रेकमेंड करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए वो जल्द से जल्द ज़रूर वीडियो बनाएंगे हम। सीरीज़ के साथ बने रहिए। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के लिए जो है ना वो आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो इसमें अपलोड करें तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन चला जाए और आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको जो है ना वो वीडियो प्रॉपरली मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।